आप देख रहे हैं योर मनी और आज हम बातचीत कर रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब से और उनसे बात कर रहे हैं थीमेटिक फंड्स को लेके, सेक्टोरल फंड्स को लेके और कैसे उन फंड्स के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो में एक नया एडिशन कर सकते हैं, किस तरह के उसके इम्प्लीकेशन हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे उस पर, लेकिन अभी हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। अनिल कुमार मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार कुमार साहब। सर मैं अनिल कुमार भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। सर मैं 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर। पोर्टफोलियो जो मैंने भेजा था उसमें, और मेरी एज सर 42 ईयर्स है और मेरा टारगेट है सर 2025 में, यानी आफ्टर 3 ईयर्स सर 40 लाख का। ओके। अभी मेरे पास सर 10 लाख का फंड है इसमें, जो ऑलरेडी मैंने 2018 में सर ये करी थी शुरुआत इसकी SIP की। ओके। तो सर ये मेरे जो पोर्टफोलियो है थोड़ा बैलेंस है या नहीं, या कोई और फंड मुझे निकालने या डालने की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है सर? 40 लाख के होराइजन को उसमें रखते हुए सर 3 साल का होराइजन। ओके। रुंगटा साहब, इनका सवाल क्लियर है कि 3 साल के अंदर इनको 42 लाख रुपए चाहिए और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 10 पेटी है करीब इनका। अब उसमें ये इनकी जो SIPs हैं उनको क्या और बढ़ाने की ज़रूरत है और इनको अपना निवेश बढ़ाना है? क्या करना चाहिए ना एग्जिस्टिंग SIP में या पोर्टफोलियो में, क्या बदलाव करना चाहिए? पहले तो अनिल जी, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 3 साल के अंदर है और आपने पूरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। एक आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में 2 ELSS स्कीम्स हैं। तो ELSS स्कीम्स में 3 साल का लॉक इन होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे 3 साल। सो अगर सितंबर 2022 में आपका एक इंस्टॉलमेंट गया है, वो सितंबर 2025 में मिलेगा। अक्टूबर 22 में जो करते हैं वो अक्टूबर 25 में। इसी तरह अगले साल जो आपका SIP इंस्टॉलमेंट होगा वो 2025 में निकाल नहीं पाएंगे आप, वो 2026 तक जाएगा। सो इक्विटी हम नॉर्मली कहते हैं कि 5 to 7 ईयर्स का मिनिमम टाइम होराइजन हो तो उसके लिए बेटर है, और आपका जो टाइम होराइजन है वो 3 साल का है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप एक राइट एसेट क्लास में है कि नहीं, फिर आप डिसाइड करेंगे स्कीम्स किस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से आप एक्चुअली 3 साल का अगर आपका टारगेट है तो इक्विटी के बजाय आप एक हाइब्रिड फंड में रखते हैं तो शायद थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। उसमें भी इक्विटी एक्सपोजर रहता है, लेकिन कंसीडरिंग टाइम होराइजन और अग्रेसिव जो आपका टारगेट है उस हिसाब से आप शायद हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की स्कीम अगर रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेवरदलेस मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिलें और ये सॉर्ट आउट करें, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर लें कि ELSS में आप क्यों हैं, जब आपको 2025 में पैसे चाहिए, इक्विटी में रहना है कि नहीं रहना है। तो मेरा सुझाव रहेगा किसी से मिलकर डिटेल में समझें और फिर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें। थोड़ा बहुत आपके बदलाव की जो पोर्टफोलियो में ज़रूरत है वो उसको लेकर राय आपको हर्षवर्धन सर ने दी भी है। अच्छा हर्षवर्धन सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे? अगर हम बात करें डिफरेंट सेगमेंट्स की तो मैं कहूंगा कि एक है, पहला जो लार्ज कैप में है, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। दूसरा एक टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें डेट, इक्विटी एंड कमोडिटीज भी आ जाती है, प्राइमरी एंड इक्विटी एक्सपोजर। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक इंटरनेशनल फंड जो आप NASDAQ 100 की एक्सपोजर लेंगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कोटक NASDAQ 100 फंड। अच्छा, तो 4 फंड आपको बताए हैं हर्ष सर ने, आप उनको देख सकते हैं और उनमें अपना निवेश यहाँ पर फर्दर अगर आप करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये हर्ष सर, ये आपने NASDAQ फंड चुना होकर आया इसलिए या अदरवाइज ही आपके थॉट पे था ये? जी नहीं, एक्चुअली ना सुमित, अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा मात्र जरिया है जिससे आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो जहां आप मेजॉरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स हम कहते हैं कि इंडिया में करिए, इमर्जिंग इकोनॉमी में करिए, जो इंडिया ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े पैसे डॉलर बेस्ड एसेट्स में भी करेंगे, विच इज NASDAQ 100। गए थे क्या NASDAQ पे? ये जी हाँ, देखते तो आया था मैं। आप मिस नहीं कर सकते, अगर आप यूएस जाते हो NASDAQ को मिस नहीं करेंगे, राइट? जी 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 जी। सो इन एनी केस, तो उनकी जो कंपनी है उनमें आपका एक्सपोजर है ना, आई थिंक पोर्शन आपका 10 to 15% इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर लेना ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक लंबे अंतराल के बाद, और उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो पर्सनल फाइनेंस को लेकर अलग अलग फंड्स, किस तरह से आप थीम्स को चुन सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर होने चाहिए और कैसा आपका एलोकेशन होना चाहिए, इन सब पर हमने बातचीत की हर्ष सर से।